वेक्टर के लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था क्लास 3 में कि जब भी अपने पास दो वेक्टर हो, वेक्टर ए और वेक्टर बी, दोनों को ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद जो वेक्टर आता है उस वेक्टर को हम लोग बोलते थे रिजल्टेंट वेक्टर। और इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम लोगों ने निकाला था पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन से। वेक्टर ए और वेक्टर बी के हेल्प से एक पैरेललोग्राम बना लिया गया था और वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो रिजल्टेंट होगा वह इस पैरेललोग्राम का वह डायगोनल जो कि दोनों वेक्टर के बीच से पास करता था। बीच वाले वेक्टर को आपने बोला रिजल्टेंट वेक्टर और यह आया था वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड करके, तो आपने लिखा था वेक्टर ए इक्वल्स टू वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इस आर का मैंने जब लेंथ निकाला था, आर का मैग्नीट्यूड मीन्स यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ, तो आर का वैल्यू आया था रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, जहाँ पर ए और बी दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और थीटा दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होता था। अब नेक्स्ट आपको जानना है कि कभी भी कोई आपसे पूछे कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड कितना होगा, तो आप यहाँ वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड कर रहे हो। ऐड करने का मतलब दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। तो दो वेक्टर को ऐड करके या फिर रिजल्टेंट निकाल के उसका आपने मॉड लिया, तो वेक्टर के रिजल्टेंट का मॉड आर का वैल्यू होता है रूट अंडर इतना। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड भी होगा हमेशा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। कई बार इस टर्म को बच्चा बोल देता है कि सर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जो मॉड होगा यह होना चाहिए ए प्लस बी, तो यह सही नहीं है। एक पार्टिकुलर केस में यह इसके इक्वल हो सकता है, बट जनरलाइज आप बोलेंगे तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड का मतलब दो वेक्टर के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, और वो आएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यदि इसके बदले रहे वेक्टर ए का मॉड प्लस वेक्टर बी का मॉड, तो वेक्टर के फर्स्ट क्लास में आपको मैंने बताया था कि जब भी किसी वेक्टर का मॉड लग जाए तो मॉड से वेक्टर साइन कैंसिल, इसे पूरा आप ए लिख लेंगे, प्लस के बदले प्लस लिख लेंगे, इसे बी लिख लेंगे। तो यह टर्म नीचे वाला तो ए प्लस बी होगा, लेकिन ऊपर वाला टर्म ए प्लस बी ना होकर के रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा हुआ करेगा। ठीक इसी तरीके से यदि आपसे कोई पूछे वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मॉड, तो इसे आप बोलेंगे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। तो रिजल्टेंट का यह फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। थर्ड लेक्चर में मैंने बताया था रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला। तो रिजल्टेंट वेक्टर ए के साथ यदि अल्फा एंगल बनाता था तो आपने फॉर्मूला बोला था डायरेक्शन के लिए tan अल्फा इक्वल्स टू बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। नेक्स्ट हम लोगों को जानना है कि यदि अपने पास दो वेक्टर हो, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और दोनों सेम डायरेक्शन में हो और आपसे पूछे कि रिजल्टेंट बताइए। इसी तरीके से दो वेक्टर हो, वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो, उस केस में रिजल्टेंट पूछे, और वेक्टर ए और वेक्टर बी 90 डिग्री पे हो, तो उस केस में रिजल्टेंट क्या होगा यह निकालना है। कोलिनियर वेक्टर में मैंने आपको बताया था वेक्टर के सेकेंड लेक्चर में टाइप्स ऑफ वेक्टर में कोलिनियर वेक्टर था कि जब भी दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में रहे तो बीच का एंगल आप 0 डिग्री लीजिए, अपोजिट डायरेक्शन के वेक्टर के बीच का एंगल 180 डिग्री होगा। यही कंसेप्ट हम लोग यूज करें यहाँ पे। वेक्टर ए और वेक्टर बी दो वेक्टर है, दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, तो दो वेक्टर के रिजल्टेंट का फॉर्मूला हमेशा जो लिखा हुआ है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होगा। इसका आप यूज करेंगे फर्स्ट ऊपर वाले फिगर के लिए, तो रिजल्टेंट आर विल बी रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस, और थीटा का वैल्यू आप डालेंगे 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो 2ab इंटू 1 को आप 2ab लिख सकते हैं। इट विल बी रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अंदर वाले टर्म को आप लिख सकते हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा ए प्लस बी।
तो आज के बाद याद रखेंगे कि कभी भी दो वेक्टर सेम ही डायरेक्शन में हो तो रिजल्टेंट के लिए इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला यूज ना करके, या जो रिड्यूस होकर के आ गया a प्लस बी, तो सेम डायरेक्शन में रिजल्टेंट निकालने के लिए दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड को डायरेक्ट ऐड कर लिया करेंगे। मिडिल वाला फिगर आपका है जिसमें वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। यहाँ यदि आप रिजल्टेंट निकालते तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस, और थीटा के बदले 0 ना होकर के 180 हो जाता है। कॉस 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1। जैसे ही आप कॉस 180 डाल करके -1 करेंगे, या 2ab जो प्लस में था वह माइनस में आ जाएगा। फिर आप इसे a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा a माइनस बी। इसका मतलब कभी भी दो वेक्टर, वेक्टर ए और वेक्टर बी अपोजिट डायरेक्शन में हुआ करे तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बड़ा वाला वेक्टर के मैग्नीट्यूड में से छोटे वाले का मैग्नीट्यूड माइनस कर लेंगे। यदि यहाँ पे b का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता और a का कम, तब आपको b माइनस a करना पड़ता। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड या किसी भी चीज़ का मैग्नीट्यूड कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए आप a माइनस बी करते वक्त यह देख लीजिए कि बड़ा कौन है और छोटा कौन सा वेक्टर है। और थर्ड फिगर में आपका वेक्टर है और वेक्टर भी दोनों 90 डिग्री पे है। रिजल्टेंट के लिए आप यही फार्मूला यूज करेंगे जो मेन फार्मूला है, और यहाँ पर थीटा 90 पुट करेंगे। कॉस 90 का वैल्यू 0 है, 2ab इंटू 0, यह पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो रिजल्टेंट केवल आपका बचेगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वह चीज़ यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो यह जो तीन बात है दो वेक्टर के रिजल्टेंट के फॉर्मूला से जो आ रहा है, इस तीनों को आज के बाद रेडीमेड याद रखेंगे। यदि आपके पास दो वेक्टर हो और दोनों सेम ही डायरेक्शन में दिख जाए तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड को ऐड कर लेंगे। अपोजिट डायरेक्शन में रहे तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बड़े वाले मैग्नीट्यूड में से छोटे वाले को माइनस करेंगे। और यदि दो वेक्टर 90 डिग्री पे हो जाए तो रिजल्टेंट हमेशा बोलेंगे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यदि इस तीनों के अलावा कोई और केस हो जाए, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 60 डिग्री हो जाए, सपोज यह वेक्टर ए और यह आपका वेक्टर बी, और एंगल हो जाए 60 डिग्री, फिर आपका जो मेन फॉर्मूला है इस पे जाइए, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 60। यदि आपके पास यह एंगल 45 हो जाए, फिर भी आप मेन फॉर्मूला पे जाइए, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 45। लेकिन यदि एंगल 60, 45, 120 ना होकर के एंगल 0 डिग्री हो जाए, 0 का मतलब सेम डायरेक्शन, 180 हो जाए मतलब अपोजिट या 90, तो यह जो तीन चीज़ बताया गया है इसे रेडीमेड यदि आप याद रखेंगे तो आपका थोड़ा टाइम सेव हो जाया करेगा। सेम डायरेक्शन में रिजल्टेंट के लिए दोनों के मैग्नीट्यूड को डायरेक्ट ऐड कीजिए, अपोजिट डायरेक्शन के लिए बड़ा मैग्नीट्यूड में से छोटा को माइनस कीजिए, और 90 डिग्री के लिए रूट अंडर फर्स्ट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सेकंड वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर किया कीजिए। नेक्स्ट यदि हम लोग सेकेंड मिडिल वाले फिगर या सेकेंड फिगर से देखें, तो यदि दो वेक्टर हो और दोनों का डायरेक्शन तो अपोजिट हो लेकिन मैग्नीट्यूड सेम हो जाए, यह यदि a तो इसका भी लेंथ a हो जाए, तो रिजल्टेंट आप निकालेंगे तो a माइनस ए हमेशा 0 आया करेगा। यह यदि 2 न्यूटन, इधर भी 2 न्यूटन, तो 2 और 2 कैंसिल होकर के रिजल्टेंट हमेशा 0 आएगा। यहाँ से आपको पता चला कि यदि दो वेक्टर का रिजल्टेंट 0 होना है, इसके लिए कंडीशन होना चाहिए कि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। अपोजिट डायरेक्शन के अलावा और किसी भी डायरेक्शन में रिजल्टेंट 0 पॉसिबल नहीं है, और केवल डायरेक्शन ही अपोजिट होना सफिशियंट नहीं है, मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। यदि राइट वाला मैग्नीट्यूड हो जाए 5 न्यूटन और लेफ्ट वाला 2 न्यूटन, तो रिजल्टेंट आप 5 माइनस 2 3 न्यूटन बोलेंगे, रिजल्टेंट 0 नहीं आएगा। तो रिजल्टेंट यदि 0 होना है तो इसके लिए कंडीशन है दो वेक्टर के रिजल्टेंट को 0 होने के लिए कि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन अपोजिट हो जाए। तो वेक्टर एडिशन के रूल से या दो वेक्टर के रिजल्टेंट के फॉर्मूला से तीन रेडीमेड जो बात आया इसको याद रखना है। और यहीं से एक फैक्ट और याद रखना है आपको कि कभी भी दो वेक्टर का रिजल्टेंट 0 होना है, इसके लिए दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और दोनों वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए।
नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है उसका नाम है रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर और कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। किसी भी वेक्टर का रिजोल्यूशन, रिजॉल्व करना मतलब तोड़ना। एक सिंगल वेक्टर है उसे हम तोड़ करके 2 पार्ट, 3 पार्ट या 10 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। तो आपने लिखा रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, या फिर आप बोल रहे हो कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। कंपोनेंट का मतलब होता है छोटा पार्ट, रिजॉल्व करने का मतलब तोड़ना, कंपोनेंट का मतलब छोटा पार्ट। किसी भी चीज़ को यदि हम लोग तोड़ते हैं तो उसका छोटा ही पार्ट मिलता है। इसका मतलब वेक्टर को रिजॉल्व करना या वेक्टर का कंपोनेंट लेना, दोनों चीज़ सेम है। अब हम लोग समझेंगे कि थियोरेटिकली यदि देखा जाए तो आप किसी भी वेक्टर को इनफाइनाइट पार्ट में रिजॉल्व कर सकते हो या उस वेक्टर का इनफाइनाइट कंपोनेंट ले सकते हो। कैसे? तो एक डायग्राम के द्वारा समझिए इस चीज़ को। यहाँ पे मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर है, वेक्टर ए, इसका मैग्नीट्यूड हो 5 मीटर। अभी यह एक सिंगल वेक्टर है, इसे यदि आप 5 पार्ट में डिवाइड करना चाहें तो आप 1 मीटर का 5 वेक्टर ले लेंगे और हर एक का मैग्नीट्यूड यदि आप रख रहे हैं 1 मीटर तो 1 मीटर का 5 वेक्टर जिसका डायरेक्शन राइट की तरफ है वह मिलकर के एक सिंगल वेक्टर, वेक्टर ए के इक्वल, जिसका मैग्नीट्यूड 5 मीटर होगा। या फिर आप बोल सकते हैं कि एक वेक्टर था 5 मीटर का राइट की तरफ, वह अब 5 अलग अलग वेक्टर में ब्रेक हो चुका है और सब वेक्टर राइट की तरफ है, लेकिन यहाँ पर एक का मैग्नीट्यूड 5 ना होकर के 1 मीटर हो गया। अब यदि हम लोग एक वेक्टर को 5 पार्ट में ब्रेक किए हैं, अगली बार यदि इसी को हम लोग 10 पार्ट में ब्रेक करना चाहते, ऐसा करके आप छोटा छोटा 10 पार्ट ले लेते, डॉटेड डॉटेड कर दे रहा हूँ 10 पार्ट, तो एक का मैग्नीट्यूड लेना होता 1/2 मीटर। यदि आप 20 पार्ट में ब्रेक करना चाहते तो एक का मैग्नीट्यूड 1/4 हो जाता है, और 40 पार्ट में ब्रेक करना चाहते तो एक का मैग्नीट्यूड 1/8 हो जाता है। तो जैसे ही आप बाई बढ़ाते जा रहे हैं, पहले 1, फिर 1/2, फिर 1/4, 1/8, नंबर ऑफ पार्ट बढ़ता जा रहा है और इस बाई का कोई लिमिट नहीं है। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ वेक्टर जो मिलता जाएगा छोटा छोटा, उसका भी कोई काउंटिंग फिक्स नहीं होगा। मीन्स एक सिंगल वेक्टर को आप चाहें तो इनफाइनाइट पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन हम लोग अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से वेक्टर को या तो 2 पार्ट में ब्रेक करते हैं या फिर वेक्टर को 3 पार्ट में ब्रेक करते हैं। कोई भी एक वेक्टर दिया होगा, वेक्टर ए, और उसका एक पार्ट हम लोग ब्रेक करके एक्स एक्सिस की तरफ लाएं तो वह एक्स एक्सिस वाला पार्ट कहलाता है वेक्टर का एक्स कंपोनेंट। इसी तरह वेक्टर दिया हुआ है और यदि उसका एक पार्ट आप वाई एक्सिस की तरफ ले रहे हैं तो वाई एक्सिस वाला पार्ट कहलाता है वाई कंपोनेंट। कोई भी वेक्टर दिया हो उसका एक्स वाला पार्ट कहलाएगा वेक्टर का एक्स कंपोनेंट और वाई वाला पार्ट कहलाएगा वेक्टर का वाई कंपोनेंट। यदि वेक्टर का एक पार्ट आप जेड एक्सिस की तरफ भी ले रहे हैं तो वेक्टर का जेड वाला पार्ट कहलाएगा वेक्टर का जेड कंपोनेंट। फिगर के द्वारा हम लोग समझते हैं कि किसे हम लोग एक्स कंपोनेंट बोलेंगे और किस लेंथ को वाई कंपोनेंट। आपके पास यह लेफ्ट साइड में एक फिगर दिखाया हुआ है। इस एक्सिस को एक्स बोल ले और इस एक्सिस को वाई बोल ले। दोनों के बीच से एक वेक्टर पास किया, वेक्टर ए। अब अपने को वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट लेना है और वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट लेना है। एक्स कंपोनेंट मीन्स एक्स एक्सिस के डायरेक्शन वाला पार्ट और वाई कंपोनेंट मीन्स वाई एक्सिस के डायरेक्शन वाला पार्ट। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसी फिगर को बगल में दिखाए हैं इसका इक्विवेलेंट फिगर, और वेक्टर के हेड से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल लेंगे। यहाँ पर रेड कलर से डाला हुआ है, वेक्टर के हेड से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल दिए। जहाँ पे परपेंडिकुलर आपने डाला उस पॉइंट का नाम ए बोले। ए पॉइंट कहलाएगा इस परपेंडिकुलर का फुट, और ओरिजिन से ए तक का जो लेंथ है ओ ए लेंथ, या एक्स एक्सिस की तरफ है तो इस पूरे ओ ए लेंथ को बोलेंगे इस वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट। वापस से समझते हैं, वेक्टर ए था, इसका अपने को एक्स कंपोनेंट चाहिए, तो वेक्टर ए के हेड से हम लोग एक्स पे परपेंडिकुलर डाल लेंगे और ओरिजिन से जहां परपेंडिकुलर आपने डाला वहां तक का लेंथ आपका कहलाएगा वेक्टर
ए का एक्स कंपोनेंट, तो यहाँ जब परपेंडिकुलर डाला, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का नाम ए, ओरिजिन से जहाँ परपेंडिकुलर डाले हैं वहाँ तक का लेंथ वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट कहलाया। इसी तरीके से यदि किसी को वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट चाहिए तो वेक्टर ए के हेड से वाई पे परपेंडिकुलर डालेंगे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का नाम यहाँ बी दिया गया, और ओरिजिन से बी तक का यह लेंथ वर्टिकल वाई एक्सिस के अलोंग है। तो इस पूरा ओ बी लेंथ जो कि वाई के अलोंग है, इस ओ बी लेंथ को बोलेंगे वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट। तो किसी भी वेक्टर का यदि एक्स कंपोनेंट चाहिए तो वेक्टर के हेड से एक्स पे परपेंडिकुलर डालिए, ओरिजिन से फुट ऑफ परपेंडिकुलर तक का लेंथ एक्स कंपोनेंट, और वेक्टर का वाई कंपोनेंट चाहिए तो वेक्टर के हेड से वाई पे परपेंडिकुलर डालिए, और ओरिजिन से फुट ऑफ परपेंडिकुलर तक का लेंथ वाई कंपोनेंट कहलाएगा। यदि वेक्टर बोर्ड के प्लेन में ना हो के कुछ बाहर की तरफ होता इस डायरेक्शन में, तब यहाँ से आप जेड एक्सिस पे भी परपेंडिकुलर डाल सकते थे, और ओरिजिन से जहाँ आपने परपेंडिकुलर डाला वह पूरा लेंथ कहलाता जेड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। वह चीज़ यहाँ पर दिख रहा है सेकेंड फिगर का, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए को मैंने लिखा ओ ए, और वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए को ओ बी लिखा गया है। एक दूसरे डायग्राम से समझते हैं। कोई वेक्टर है वेक्टर पी, इसका आपको एक्स कंपोनेंट चाहिए तो वेक्टर ए के हेड से यहाँ परपेंडिकुलर डाल दीजिए, यह ओरिजिन, इसका नाम आप बोल लीजिए आर। तो ओ से आर तक का लेंथ वेक्टर पी का एक्स कंपोनेंट, और वेक्टर पी के हेड से आप वाई पे परपेंडिकुलर डालिए, इसका नाम कुछ एस बोल लीजिए, ओरिजिन से एस तक का यह लेंथ कहलाएगा वेक्टर पी का वाई कंपोनेंट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फिगर 1 के द्वारा एक्स और वाई एक्सिस दिया है, दोनों के बीच एक वेक्टर है वेक्टर ए, और वेक्टर ए एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि एक्स कंपोनेंट बताइए वेक्टर ए का, और वाई कंपोनेंट भी बताइए वेक्टर ए का। वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट कितना और वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट कितना, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो जब भी वेक्टर ए का एक्स या वाई कंपोनेंट चाहिए तो अभी आपने सीखा कि वेक्टर ए के हेड से एक्स पे परपेंडिकुलर डाल लेंगे, इस लेंथ को आपने ओ ए बोला था, और वाई पे परपेंडिकुलर डाल करके इस लेंथ को ओ बी बोला था। ओ ए था एक्स कंपोनेंट और ओ बी था वाई कंपोनेंट। लेकिन इस फिगर में यदि आप देखें और पुराने वाले फिगर में, तो इस फिगर में वेक्टर ए का एक्स या वाई किसी के साथ एंगल नहीं दे रखा था, जबकि नेक्स्ट फिगर में आपके पास वेक्टर ए का एक्स के साथ एंगल दे रखा है। तो यहाँ पे जो भी आप परपेंडिकुलर डालेंगे उस परपेंडिकुलर को हम लोग एक्स कंपोनेंट तो बोलेंगे, लेकिन वह लेंथ अब ओ ए या ओ बी के टर्म में नहीं बताना है, उस लेंथ को आपको ए और साथ में साइन थीटा या कॉस थीटा के टर्म में बताना होता है। तो यहाँ से आप समझेंगे थोड़ा ध्यान से कि किसी भी वेक्टर का यदि आपको कंपोनेंट लेना हो तो सबसे पहला काम आप करेंगे कि उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख लीजिए। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मैं ए लिख लेता हूँ। मैग्नीट्यूड लिखने के बाद आप कॉस लिख लीजिए, और कोई भी कॉस या साइन बिना एंगल के नहीं रहता, तो कॉस के अंदर एंगल डालना है। कॉस में एंगल कौन सा डालेंगे, तो वेक्टर ए का आप लिख रहे हो एक्स कंपोनेंट, वेक्टर ए का एक्स के साथ जो एंगल है उस एंगल को यहाँ डाल लेंगे। वेक्टर ए का एक्स के साथ एंगल थीटा है, इस एंगल को आप यहाँ पे पुट कर लीजिए। तो वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट हो गया ए कॉस थीटा। कंपोनेंट लेने के लिए वापस से समझिए कि करेंगे क्या। तो सबसे पहले वेक्टर जो दे रखा है उसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे। यहाँ वेक्टर दे रखा था वेक्टर ए, तो उसका मैग्नीट्यूड ए। वेक्टर बी रहता तो मैग्नीट्यूड बी लिख लेते। तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड लिखिए, मैग्नीट्यूड लिखने के बाद कॉस लिख लेंगे, और यदि एक्स कंपोनेंट है तो वेक्टर ए का एक्स के साथ जो एंगल है वह डाल लेंगे, और यदि वाई कंपोनेंट होता तो वेक्टर ए का वाई के साथ जो एंगल है वह कॉस के अंदर डालेंगे। नीचे आते हैं वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, यहाँ भी वही काम करेंगे। वेक्टर ए का कंपोनेंट लेना है तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड ए लिख लेंगे, उसके बाद कॉस लिख लेंगे, और वेक्टर ए का एंगल इस बार वाई के साथ लेंगे। एक्स और वाई के बीच टोटल एंगल 90 होता है,
और यदि x के साथ थीटा बना, इसका मतलब y के साथ यह एंगल 90 माइनस थीटा होगा। और आप वेक्टर ए का y कंपोनेंट लिख रहे हो, तो वेक्टर ए का y के साथ जो एंगल है 90 माइनस थीटा, इस चीज को यहाँ लिख लीजिएगा। वेक्टर ए का x और y दोनों कंपोनेंट आ चुका है। इसको थोड़ा अच्छे से साफ सुथरा लिख दें। यहाँ पर लिखा हुआ आपको दिख गया होगा। सेकेंड फिगर में हम लोग आ जाएं, तो फर्स्ट फिगर में आपका जो वेक्टर ए था या फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, सेकेंड फिगर में आपका वेक्टर सेकेंड क्वाड्रेंट में है। यहाँ पर भी आपसे बोला है कि वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट बताइए, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। तो यहाँ भी वही रूल यूज करेंगे। सबसे पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखेंगे, फिर कॉस लिखेंगे, और एक्स कंपोनेंट है तो एक्स के साथ का एंगल, और वाई कंपोनेंट है तो वाई के साथ का एंगल लिखेंगे। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए लिख लिया गया, फिर कॉस लिख लिए, और वेक्टर ए का एक्स के साथ एंगल, वेक्टर ए का एक्स के साथ एंगल थीटा है, तो यहाँ पर कॉस के अंदर एंगल थीटा डाल दिया गया। लेकिन पिछले फिगर में जो एंगल थीटा था वह पॉजिटिव एक्स के साथ था, यहाँ पर जो एंगल है वह निगेटिव एक्स के साथ। तो या तो आप माइनस नहीं लगाइए, केवल ए कॉस थीटा बोल रहे हैं, या कंपोनेंट यहाँ से परपेंडिकुलर डालने पर यह लेंथ यदि आप बोल रहे हो कि ए कॉस थीटा होगा, तो डायरेक्शन आप बता दीजिए लेफ्ट की तरफ, या फिर डायरेक्शन नहीं बताना है तो ए कॉस थीटा लिख करके आगे माइनस साइन यूज कर लेंगे, क्योंकि एंगल थीटा पॉजिटिव एक्स के साथ ना होकर के निगेटिव एक्स के साथ है। अब इसी वेक्टर का जब वाई कंपोनेंट लेंगे, तो फिर से वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए लिख लिए, कॉस लिख लिए, और वेक्टर ए का वाई के साथ एंगल लिखना होगा। एक्स के साथ एंगल थीटा है, तो वाई के साथ यह एंगल आपका 90 माइनस थीटा होगा, और यह जो एंगल है वह है पॉजिटिव वाई के साथ, तो y कंपोनेंट पॉजिटिव ही होगा, y के आगे माइनस लगाने की जरूरत नहीं रहेगी। ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस आप लिखते हो, मीन्स x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव। तो यहाँ वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट था तो x और y आपने दोनों पॉजिटिव लिया। सेकेंड क्वाड्रेंट का x निगेटिव y पॉजिटिव, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव आ गया x कंपोनेंट, और y कंपोनेंट आपने पॉजिटिव। यदि आपका वेक्टर थर्ड क्वाड्रेंट में रहता तो x भी निगेटिव होता और y भी निगेटिव, और यदि आपका वेक्टर फोर्थ क्वाड्रेंट में रहता तो x पॉजिटिव होता जबकि y निगेटिव। तो फिगर 1 और फिगर 2 दोनों जगह रूल सेम ही यूज हो रहा है कि जब भी वेक्टर किसी भी क्वाड्रेंट में दिखे, आइदर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और इन सेकेंड क्वाड्रेंट और इन थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट, तो आप सबसे पहले जिस वेक्टर का भी कंपोनेंट लेना है उसका मैग्नीट्यूड लिख लीजिए, मैग्नीट्यूड के बाद कॉस लिख लीजिए, और यदि एक्स कंपोनेंट लिखना है तो एक्स के साथ का एंगल डालिए, और वाई कंपोनेंट लिखना है तो वाई के साथ का एंगल डालिए। तो वेक्टर यदि क्वाड्रेंट में दिखे तो आप रूल कंपोनेंट का रट ले सकते हैं, मैग्नीट्यूड कॉस एंगल, मैग्नीट्यूड कॉस एंगल। सबसे पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड के बाद कॉस लिख लीजिए, और यदि एक्स कंपोनेंट है तो एक्स के साथ का एंगल डालिए, और वाई कंपोनेंट है तो वाई के साथ का एंगल डाला कीजिए। आगे आपको बताया जाएगा, या कई सारे बच्चों को पता भी होगा कि कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा को बोलते हैं साइन थीटा। तो आप वाई कंपोनेंट को ए साइन थीटा भी बोल सकते थे, लेकिन इनिशियली जब बच्चा 10th पास होता है उसे साइन और फिर कन्वर्ट करके कॉस, कॉस और कन्वर्ट करके साइन, मीन्स दोनों बताया जाए साइन कॉस, तो कन्फ्यूजन ज़्यादा होगा। इसलिए आप इनिशियली इसी फॉर्म को याद रखेंगे कि जब भी कंपोनेंट लेना है तो मैग्नीट्यूड लिखिए, मैग्नीट्यूड के बाद हमेशा ही कॉस यूज कीजिए, और एक्स कंपोनेंट लेना है तो एक्स के साथ का एंगल डालेंगे, और वाई कंपोनेंट लेना है तो वाई के साथ का एंगल। जब आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे तब बाद में कभी यदि कॉस थीटा ना हो करके कॉस 90 माइनस थीटा हो, अपने सहूलियत के हिसाब से उसे साइन थीटा बोल ले सकते हैं।
तो फिगर 1 और फिगर 2 के द्वारा आपको बताया गया वेक्टर का कंपोनेंट लेना, और इस फिगर में आपको बताया गया था कंपोनेंट का जनरल मीनिंग कि कौन सा लेंथ एक्स कंपोनेंट और कौन सा लेंथ वाई कंपोनेंट। अब अगले फिगर में यही ओ ए लेंथ ए के टर्म में आया ए कॉस थीटा, और ओ बी लेंथ आया ए कॉस 90 माइनस थीटा, जो आपको फिगर 1 और 2 में दिख रहा है। लास्ट फिगर में हम लोग समझेंगे यह रूल मैग्नीट्यूड कॉस और एंगल वाला तो तब तक वैलिड है जब तक आपका वेक्टर किसी क्वाड्रेंट में रहे, लेकिन यदि वेक्टर किसी क्वाड्रेंट में ना हो करके वेक्टर किसी एक्सिस के ऊपर हो जाए तब इस रूल को थोड़ा मॉडिफाई कर लेंगे। ऐसे लास्ट वाला रूल भी इसी पे बेस्ट है, लेकिन उसे कुछ अलग तरीके से पढ़ेंगे ताकि कंफ्यूजन कम हुआ करे। तो लास्ट फिगर में आप देख रहे हैं कि आपके पास एक वेक्टर है वेक्टर ए, और यह किसी क्वाड्रेंट में ना होकर के पूरा का पूरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है। यहाँ पर भी आपको बोला है कि एक्स कंपोनेंट बताइए वेक्टर ए का और वाई कंपोनेंट बताइए वेक्टर ए का। तो यहाँ पर रूल क्या याद रखेंगे कि वेक्टर यदि क्वाड्रेंट में ना होकर के किसी एक्सिस के ऊपर हो जाए तो वेक्टर जिस एक्सिस के ऊपर है उस डायरेक्शन में कंपोनेंट मिला करेगा। वेक्टर एक्स एक्सिस के ऊपर है, और यदि आप वेक्टर का एक्स कंपोनेंट ढूंढेंगे तो आपको एक्स कंपोनेंट मिलेगा, और कितना मिलेगा, तो जितना वेक्टर का मैग्नीट्यूड है पूरा मिलेगा। वेक्टर जिस एक्सिस पे हो उस डायरेक्शन में आप कंपोनेंट लें तो उस डायरेक्शन में कंपोनेंट मिलेगा। कितना कंपोनेंट मिलेगा, तो जितना भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है पूरा मिलेगा। और वेक्टर जिस एक्सिस के ऊपर हो उस एक्सिस से 90 डिग्री बनाने वाला कोई भी एक्सिस हो वाई या जेड, उस डायरेक्शन में कंपोनेंट नहीं मिलेगा। हमेशा उस डायरेक्शन में कंपोनेंट आपको 0 मिला करेगा। तो इस फिगर के लिए वेक्टर ए आपका एक्स एक्सिस के ऊपर है, और यदि आप वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट लिख रहे हैं तो एक्स कंपोनेंट मिलेगा कितना के इक्वल, तो जितना वेक्टर का मैग्नीट्यूड है पूरा ए के इक्वल मिलेगा। और वेक्टर ए है एक्स एक्सिस के ऊपर और आप ले रहे हैं इसका वाई कंपोनेंट, तो वाई कंपोनेंट नहीं मिलेगा, वाई कंपोनेंट हमेशा 0 मिलेगा। सेकेंड एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं, यदि कोई आपके पास वेक्टर हो जाए वेक्टर बी और यह हो जाए वाई एक्सिस के ऊपर, तो मैंने बताया कि एक्सिस वाला रूल है कि जिस एक्सिस के ऊपर हो उस डायरेक्शन में कंपोनेंट मिलेगा। तो यह वाई एक्सिस के ऊपर है तो वेक्टर बी का वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट मिलेगा। कितना के इक्वल मिलेगा, तो जितना इसका मैग्नीट्यूड है बी मिलेगा। तो वेक्टर बी का वाई कंपोनेंट आप बोल सकते हैं बी, लेकिन यदि वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट ढूंढिए तो एक्स कंपोनेंट नहीं मिलेगा, एक्स कंपोनेंट हमेशा 0 हुआ करेगा। तो वेक्टर का जब भी कंपोनेंट लेना हो तो कंपोनेंट लेने के लिए आप दो चीज़ों का ध्यान रखिए। पहले तो आप यह देखेंगे कि वेक्टर आपका किसी क्वाड्रेंट में है या किसी एक्सिस पे। यदि वेक्टर किसी क्वाड्रेंट में है जैसे फर्स्ट और सेकंड फिगर में, तब आपका रूल होगा पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख लीजिए, फिर कॉस लिख लीजिए, और एक्स कंपोनेंट है तो एक्स के साथ एंगल, और वाई कंपोनेंट है तो वाई के साथ एंगल डालिए, और क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग साइन लेते चलिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो एक्स और वाई दोनों कंपोनेंट पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट है तो एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट है तो एक्स और वाई दोनों निगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट है तो एक्स पॉजिटिव और वाई निगेटिव। तो क्वाड्रेंट वाला रूल अगेन मैं बोल रहा हूँ मैग्नीट्यूड कॉस एंड एंगल। और सेकेंड रूल कि वेक्टर यदि क्वाड्रेंट में ना होकर के किसी एक्सिस पे हो जाए तो उस समय जिस एक्सिस के ऊपर है उस डायरेक्शन में कंपोनेंट मिलेगा, और उस एक्सिस से 90 डिग्री बनाने वाला कोई भी एक्सिस हो उधर कंपोनेंट नहीं मिलेगा, कंपोनेंट 0 हो गया करेगा। आपको बस इतना ही ध्यान रखना है। इसके बाद मैं एक चीज़ जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ, और उसे देख करके भूल जाना है। जो बताया गया अब से पहले तक याद उसी को रखना है। मैंने आपको बोला था जो यहाँ वाला रूल है क्वाड्रेंट वाला और एक्सिस वाला, दोनों अलग अलग तरीके से याद रखेंगे लेकिन चीज़ दोनों सेम ही है। अभी तक आप
कंपोनेंट लेने के लिए रूल यूज कर रहे थे मैग्नीट्यूड, कॉस और एंगल। और ऐसा तब करते थे जब वेक्टर किसी क्वाड्रेंट में हो। यदि वेक्टर क्वाड्रेंट में ना होकर के एक्सिस पे भी हो और वही रूल आप यूज करें, फिर भी आपका आंसर सही ही आएगा। यहाँ पे देखिए वेक्टर ए का यदि किसी को एक्स कंपोनेंट लेना हो तो आपको सिखाया गया कि वेक्टर का सबसे पहले मैग्नीट्यूड ले लीजिए, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए ले लीजिए। उसके बाद आपको बोला गया कि कॉस लिखिए, तो कॉस लिख लिए। और वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट है तो एक्स के साथ एंगल, वेक्टर ए का एक्स के साथ यदि आप एंगल चेक करेंगे तो वेक्टर ए और एक्स दोनों सेम डायरेक्शन, और जब भी दो वेक्टर सेम डायरेक्शन तो बीच का एंगल 0 डिग्री। कॉस 0 का वैल्यू 1 तो ए इंटू 1 ए के इक्वल आएगा। यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है। और यदि वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट लेना हो तो मैग्नीट्यूड ए लिखेंगे, कॉस लिखेंगे, और वेक्टर ए का वाई के साथ एंगल डालेंगे। वेक्टर ए का वाई के साथ एंगल 90 डिग्री, कॉस 90 0, ए इंटू 0, पूरा वाई कंपोनेंट 0 जो कि यहाँ दिखाया हुआ है। लेकिन यह सब कुछ समझने के लिए था। आप यदि या कोई नया बच्चा 10th पास ऐसा यूज करता है तो हम लोगों ने देखा है कि उससे गलतियां होती है। तो आप इस चक्कर में नहीं पड़ना। हमेशा आप याद रखो कि जब भी कंपोनेंट लेना है तो दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि वेक्टर क्वाड्रेंट में है या एक्सिस पे है। यदि वेक्टर क्वाड्रेंट में है तब आप मैग्नीट्यूड, कॉस और एंगल का यूज कीजिए। और वेक्टर यदि एक्सिस पे हो जाए तो जिस एक्सिस के ऊपर है उस डायरेक्शन में कंपोनेंट मिलेगा। कितना मिलेगा? जितना वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। और उस एक्सिस से 90 डिग्री बनाने वाला कोई भी एक्सिस हो, आइदर वाई और जेड, उस डायरेक्शन में कंपोनेंट हमेशा 0 मिला करेगा। सॉरी। नेक्स्ट पेज पे आपका क्वेश्चन दिखाया गया है। टोटल 1 2 3 फिगर ऊपर और 1 2 3 फिगर नीचे है। और हर एक जगह इस 6 फिगर में ही आपको वेक्टर का एक्स और वाई कंपोनेंट बताना है। फर्स्ट फिगर में आपको दिख रहा है वेक्टर का नाम वेक्टर ए है और यह वाई एक्सिस से थीटा एंगल बनाया है। सेकेंड फिगर में आपको दिख रहा होगा वेक्टर का नाम वेक्टर बी और यह निगेटिव वाई के साथ अल्फा एंगल बनाया है। थर्ड वेक्टर में वेक्टर सी है और यह किसी क्वाड्रेंट में न होकर के निगेटिव वाई एक्सिस की तरफ है। फोर्थ फिगर में आपका वेक्टर डी सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ थीटा बना रहा है। फिफ्थ फिगर में वेक्टर ए पूरा का पूरा निगेटिव एक्स एक्सिस पे है। और लास्ट फिगर में वेक्टर सी पूरा का पूरा निगेटिव वाई एक्सिस। यहाँ यहाँ और यहाँ तीन जगह क्वाड्रेंट में है तो क्वाड्रेंट वाला रूल यूज कीजिएगा, मैग्नीट्यूड, कॉस एंड एंगल, साइन का कंसिडरेशन करते हुए, पॉजिटिव और निगेटिव। और बाकी 1 2 और 3 फिगर में एक्सिस पे है तो एक्सिस का जो रूल आपको बताया गया उसके अकॉर्डिंग आप काम करेंगे। और सबके नीचे फिगर के नीचे एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट आपको डाल लेना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसे सॉल्व कर दूंगा। एज अ होमवर्क यह आपका रहा। आज का लेक्चर यहीं तक।